अरे क्लास भाई बार बार बोलना ना पड़े किसी चुप होने के लिए भाई। देखो एक तो ना देखो आज ना इससे ट्राइपॉड की ना बिल्कुल भी टच मत करो। पीछे प्रियांशु विशेष सबको देखो ऐसा है तो पहले लाइट रहेगी इसका कर सकते हो एक फाइनल काम स्टार्ट ये तो शूटिंग की जगह है भाई देखो बस ठीक है। देखो भाई पहली चीज तो ये आज ना थोड़ा सा इस ट्राइपॉड को टच मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ट्राइपॉड के ऊपर की जो क्लिप है ना वो टूट चुकी है, तो फोन बिल्कुल हवा में है बस, ठीक है। तो अगर ये गलती से भी तो ये गिरेगा रिमोट मेरा है नहीं, मेरी वाइफ का है, मेरा टूट जाएगा तो एक क्लास चलो तो थोड़ा सा इससे बस टच मत होना। आज मैं कल तक इसको ठीक करा लूंगा। दूसरी चीज देखो बैच में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि बैच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, हाँ वो बढ़ कर देंगे, मेरे को बैच डिवाइड करने का एक प्लान था इसमें, लेकिन बैच डिवाइड में तुम लोग बोर्ड 50 का सो देखो अब ऐसा है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस वीक के अंदर अंदर हम दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी अरेंज कर सकें। एक तो कुछ हम बैच डिवाइड कर सकें, ठीक है, या सेकंड चीज की हम स्पेस को बड़ा कर सकें किस तरीके से, या तो इधर देखते हैं या बिल्कुल आसपास में हमें स्पेस बड़ा मिलता है तो हम वहाँ पर कर सकते हैं। 1 वीक के ड्यूरेशन में थोड़ा सा तुम्हें एक हफ्ता 10 दिन थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, उसके बाद अगर बड़ा हुआ तो और मान लो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही तो हम बैच क्लोज कर देंगे, ठीक है, फिर अपने एडमिशन भी देंगे। आज भी 2 बच्चों की बेसिकली एडमिशंस के लिए कॉल थी लेकिन हमने उनको मना कर दिया, फिलहाल बैच की कंडीशन में देंगे, ठीक है। सो फाइनलाइज देखते हैं इस वीक में अगर कुछ ऐसा बन पाता है ना, पॉसिबिलिटी रेंज होता है तो हम बैच को चलाएंगे, उसके आगे नहीं तो बैच बंद। सुबह नहीं हो सकती क्लास छुट्टियां कब तक है? 50 हां क्यों नहीं, देखो पता है क्या है भाई, रुको ये कोशिश हम हर साल करते हैं, क्या नशा कर रहे हैं बैग में डाल कभी हम उठाते हैं इसको मार दो स्कूल है कोडिंग स्मेल आती है इसमें, होता है क्या का मजा सा है। अरे आते के बीच में डाल तो दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हम अरेंज करेंगे। अगर कुछ भी नहीं हो पाता है, कुछ भी शेड्यूल नहीं हो पाता दोनों में से, तो फिर बैच को बिल्कुल नहीं क्लोज कर देंगे, इसके बाद एडमिशन से, ठीक है। चलो अब बोर्ड में देखिए ऐसा है, हां जी आज 2 बच्चों को मना करा है फिलहाल के भी अभी तक नहीं। हां ये बात है। और सुबह का सीन देखो ऐसा है, मैं बताता हूं हमारे साथ रखते हैं, लेकिन कोशिश ये भी क्या होता है मैं बुलाऊंगा ना, मेरे को 100% तक कुछ स्कूल चल रहा है, कितने जो स्कूल चल रहे हैं ना, फिर उस जून से पहले आप 1 जून से पहले सुबह क्लास नहीं कर रहे हैं, तो हमारे 5 से स्कूल खुल जाएंगे, 5 जून से यही है, अब यही कुछ नहीं हो पाता है। कुछ स्कूलों को पहले छुट्टी करनी है, कुछ को बाद में करनी है, गवर्नमेंट सबसे बढ़िया फिर भी बच्चे बिल्कुल ढेर नलायक हैं आपके, है ना। पहले छुट्टी पड़ती थी 2 महीने की, फ्रॉम 1 मई टू द 30 जून ना पूरी छुट्टी पड़ती थी, बच्चे फिर भी बस बहुत अच्छे स्कूल करते थे। अब 1 महीने की छुट्टी नहीं करते, एक्स्ट्रा क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस, दुनिया भर की क्लासेस, फिर भी बच्चों को नहीं आ रहे। चलो छोड़ो, अब ऐसा है भाई देखो, आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास ली है तो पूरी तरीके से रिलेटेबल लगेगी आज की क्लास, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश करी सबको लास्ट क्लास मिल जाती है, कुछ जिन बच्चों की छुट्टी थी मैंने अलग से बाकी क्लास लेके लिया, और कुछ आपके रह गए बच्चे। और कभी भी नए चैप्टर की क्लास में छोड़ो पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होती हैं पहले क्लास के अंदर, क्योंकि चैप्टर का ना पूरा एक इंपॉर्टेंट बेस बनाया जाता है कि भैया हम आगे इसको ही लेके आगे बात करने वाले हैं। मैं आज जो भी बात करने वाला हूँ ना बहुत ज़्यादा उसी चीज़ की लगने वाली है। आज तुम्हारी क्लास में लगेगा बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मुझे। पहले आज भीड़ हो गई, फिर ये ट्राइपॉड टूट गया, संकेत अच्छे नहीं है, और अब ये मक्खी चल रही है, अब ये मक्खी है, तुम्हें पुराने बच्चों को पता है मक्खी आगे तो क्या करेगी। पूरे दिन पढ़ा लो यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बैच में आगे पंगा पड़ता है।
भाई लेकिन एक्चुअली बच्चे चलो छोड़ दो भैया, अब क्लास बोर्ड में भाई देखिए जो बच्चे लास्ट क्लास आए 5 मिनट का एक रिकैप दे रहा हूँ कि क्लास ऑलरेडी लेट हो चुकी है, लेकिन अब आप लोग चुप रहेंगे भैया, ठीक है, शोर नहीं करेंगे अगले 1 घंटे बिल्कुल भी, ठीक है। सो फोकस करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले करंट बताया था, मैंने कहा करंट तो किसी भी चीज का फ्लो को बोलते हैं ना, और इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं जब फ्लो किसका होता है, चार्ज का। मैंने मेरा चार्ज फ्लोस एक एनर्जी पैदा होती है, बेसिकली उसको मैं नाम देता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब मैं बोलता हूँ 5 एम्पीयर करंट 10 एम्पीयर करंट, तो क्या तुम्हें डिफरेंस क्लियर होता है? डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होता है। 5 एम्पीयर का मतलब है कि 5 कूलम्ब फ्लो कर रहे हैं 1 सेकंड में, और 10 एम्पीयर का मतलब 10 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा पैदा होगी, है ना। सिंपल सी चीज थी। करंट का मतलब आपको बताया गया था कि क्या होता है। उसके बाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो गई थी कि कुछ मटेरियल्स करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, कुछ मटेरियल्स करंट को अलाउ करते हैं, बट बाकी सारे मटेरियल्स लगन इधर, बाकी कुछ मटेरियल्स करंट को अलाउ नहीं करते, ठीक है। सो ऐसा क्यों है भाई? तो इसका मैंने आपको कारण बताया था कि जो हमारे कुछ मटेरियल्स होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोलो क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, बट कुछ नहीं कर पाते। वाकई सर ऐसा क्यों? सर कुछ मर्जी है क्या? मर्जी बच्चों केमिस्ट्री की है ना। केमिस्ट्री में ये बात कही गई है कि हमारे एटम्स में हर एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को एक डिफरेंट डिस्टेंस से बोलो क्या करेगा, होल्ड करेगा। किसी ने थोड़ा टाइटली होल्ड करेगा, किसी ने लूजली, किसी ने लूजली होल्ड करेगा, जिन्होंने लूजली होल्ड कर रखा है रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को बोलो क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। और ये वाले फ्री नहीं कर पाते, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे ना। ये फ्लो तो किसी चीज का होना चाहिए ना, और फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अच्छा क्यों नहीं होता प्रोटॉन्स का फ्लो? और सही बात है क्योंकि बाहर है ना। ये सब आपको समझाया गया। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड करी है तो मैंने बोला ना, मैं जिस भी पेज में बात करूंगा उस पेज में तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि ऐसा क्यों है कि वायर आपको नॉर्मली करंट लगा नहीं पाती, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो क्या होती है, वो रैंडम होती है ना। लेकिन जैसे ही मैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, उसके अक्रॉस प्लस माइनस अप्लाई करता हूं, फिर वो मुझे करंट लगा सकते हैं, बेसिकली उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। इसका कारण क्या है भाई, ऐसा क्यों हो पाता है बताओ जरा। तो हम ये कहते हैं जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं, जैसे ही भी अप्लाई करते हो प्लस माइनस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फोर्स पैदा होता है, फोर्स से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, वो भी सारे के सारे एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हैं। जब सबके सब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो बोलो क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है। निकल इधर करंट पैदा होता है। तो मैंने बोला कि जब मैंने पोटेंशियल लगाया तो बेसिकली करंट बनेगा। क्यों बनेगा भाई? नॉर्मल क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन से मूवमेंट करते हैं और नेचुरल मूवमेंट क्या होती है, कैंसिल होती है ना। मैंने आपको बोला था इस रूम के अंदर सारे बच्चे रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करो तो किसी भी तरह का एनर्जी पैदा नहीं होगा, बट सारे के सारे बच्चे एक ही डायरेक्शन में भागते हुए जाओ तो बोलो दीवार टूट जाएगी। बोला है कि नहीं? तो बेसिकली ये वाली बात आपको समझने की कोशिश करनी है कि जब तक पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे एनर्जी पैदा नहीं होगी ना। पानी एक मतलब इधर उधर उथल पुथल हो रहा है तो कोई एनर्जी पैदा नहीं होगी, लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी। सो ये मैंने आप लोगों को समझाया था, शायद समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल था नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ कि नॉर्मल वायर मुझे करंट नहीं लगा सकती बिकॉज़ उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रैंडम होता है, बट जैसे ही मैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में यूनिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं और जिससे करंट पैदा होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन क्या वो करंट का पाथ जो है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, क्या वो स्मूथ है? स्मूथ नहीं है सर। वो रास्ते में बहुत सी रुकावटें, जिनको मैंने बोलो क्या बोला, रेजिस्टेंस का नाम। इसका नाम क्या बोलो? ये बेसिकली रुकावटें मोटे-मोटे आयंस की वजह से जो मूव नहीं करते। दिस इज फाइन। तो मैंने तुम लोगों को 3 चीजें बोली थी, V, I और R। क्या तुम्हें V, I और R समझ आ गया? जितना मैं V लगाऊंगा उससे बोलो क्या पैदा होगा, I। और लेकिन जो I पैदा होगा वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होगा, रास्ते में बहुत सी रुकावटें होंगी, उसके लिए एक फैक्टर डाल दिया रेजिस्टेंस, है ना। और फॉर्मूला बन गया I इज में बोलो क्या, I इज में बोलो क्या, V by R। I इज में V by R। I इज में V by R। देखो वो तो परेशान कर रही है, तुम नहीं करना भाई, ध्यान रखना। So I is to V by R है, कहते हैं जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाओगे, जितना ज्यादा बड़ा पोटेंशियल लगाओगे प्लस माइनस, उतना ज्यादा बोलो क्या बनेगा, करंट बनेगा। बिल्कुल सही है। हायर द पोटेंशियल, हायर विल बी द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड हायर विल बी द करंट। बट अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो, बट अगर क्या हुआ, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, अगर रेजिस्टेंस क्या होगा बोलो ज्यादा, तो करंट बोलो क्या बनेगा, कम। करंट बोलो क्या बनेगा, अरे नहीं यार ये बात समझो। चलो ए क्लास इधर इधर ही रहना पड़ेगा। फिर मैंने तुम लोगों को बताया ना मीन फ्री पाथ और मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्मूथ तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्मूथ तो है नहीं, रुको कुछ चलने वाला है। तो ये कुछ फ्री पाथ्स होते हैं जितनी देर के लिए नहीं टकराते ना, और जितनी मतलब कुछ दूरी तक तो नहीं टकराते, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इन सबका एवरेज निकाल लिया, मीन फ्री पाथ आ गया। और कुछ टाइम के लिए वो नहीं टकराते, वो टाइम बेसिकली जब एवरेज निकालते तो बोल के आता है मीन रिलैक्सेशन टाइम। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर मैं तुम लोगों को लेके आ गया था सबसे लास्ट टॉपिक में, जिसका नाम था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो मेरा आपसे एक कहना था कि जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स
जैसी पोटेंशियल लगाते हैं सबके सब भागना शुरू करते हैं। क्या सबका वेलोसिटी एक जैसा होता है? तो आपको बताया सबका वेलोसिटी एक जैसा नहीं बन सकता सर। क्यों? क्योंकि कुछ तो सर एक्सेलरेट हुए 1 सेकंड के लिए, कुछ हुए 2 सेकंड के लिए, कुछ हुए 3 सेकंड के लिए। आपको बताया नहीं मेरी बात? क्योंकि एक्सेलरेशन लगा सब पे एक जैसा है, लेकिन कोई ज्यादा देर के लिए एक्सेलरेट हुआ और कोई कम देर के लिए। तो सबका जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है? अलग अलग है। तो सबकी वेलोसिटीज का फाइनल वेलोसिटीज का जो एवरेज आएगा वो बोलो क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है बोलो? तो बोलते हैं इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो सबकी वेलोसिटीज का एवरेज निकालेंगे। अब किसी को भी कितनी फाइनल वेलोसिटी मिलेगी वो कैसे पता लगेगा? कर देखिए, किसी को भी कितनी वेलोसिटी मिलेगी कैसे पता लगेगा? उसका इनिशियल स्पीड कितना था, प्लस में उसके बाद एक्सेलरेशन कितना लगा और कितनी देर के लिए वो एक्सेलरेट हो पाया। दैट इज टाउ t1 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन नंबर 1। अरे नहीं आ रही बात समझ। तो दूसरे का ऐसा था, तीसरे का ऐसा था, सारे यूज जोड़े डिवाइड बाय n करा, सबके 80s में से a बाहर ले ले और सारे टाइम जोड़ के डिवाइड बाय n करा। सबको पता है इनिशियल एवरेज वेलोसिटी सबकी कितनी होती है? 0 होती है। और सभी टाइम्स के रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज करेंगे तो टाउ आएगा। अरे नहीं आ रहा है। और a बेसिकली में होता है QE बाय में। हम जो बच्चे लास्ट क्लास आएंगे मैंने बस समझाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए भाई थोड़ा सा देखो पढ़ के आना चाहिए, है ना? अगर आप पढ़ के नहीं आते तो होता क्या है कि वही 48 घंटे बाद में चीज थोड़ी सी धुंधली लगती है। और क्लास में पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से आ रही होगी। तो जिन बच्चों ने घर जाके पढ़ लिया होगा उनको ये टॉपिक मजबूत हो गया होगा, और जिन्होंने घर जाके नहीं पढ़ा अब थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि कुछ चीजें भूल गया भूल गए, है ना? तो ये थोड़ा सा आपको आदत बनानी है थ्रू आउट द ईयर कि जितना क्लास में कराया उतना डेली बेसिस पे घर जाके पढ़ पाओ। और मैं अगर यहाँ पर पढ़ाने में 1 घंटा ले रहा हूँ ना तो यकीन मानिए अगर आपने ढंग से समझा है ना तो घर पे मात्र 20 मिनट लगेंगे। 1/3 टाइम ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, पक्का है। ठीक है ना? वो 20 मिनट ही नहीं निकाल पा रहे हो आप बस, ये सबसे बड़ी चीज है। अब सुनो अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है? अगला हेडिंग लिखो, लिखो रिलेशन बिटवीन क्लास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, so it's a relation between the current and the drift velocity. सर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई और बीडी के बीच में क्या रिलेशन होगा? आई और बीडी के बीच में। अब सर बीडी में तो कौन? पाँच मिनट रुक कर अब सुनो भाई क्लास बस भाई। अच्छा एक बात है कि जब मैं तुम्हें वायर ऐसे बना के दिखाता हूँ, मैंने तुम्हें कल भी बताया जब मैं लास्ट क्लास दे रहा हूँ, ये पूरी ही वायर है, बस मैं तुम लोगों को बीच का पोर्शन थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ना, बस यही बात होती है। फोकस कर, मुझे रिलेशन पता लगाना है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ना। करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ना? तो फोकस करिएगा इस चीज को, चाहे मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, मैं सिर्फ इतनी ही वायर कंसीडर करता हूं। और मान लीजिए पूरी कंडक्टिंग वायर, पूरी वायर, और आपने इसके क्रॉस क्या लगा दिया? प्लस और माइनस। ये बड़ा आसान लगेगा, बस तुम्हें ढंग से सुनना है ना, इजीली समझ में आ जाएगा। अगले 5 मिनट के अंदर की टॉपिक में तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं। अब सब बच्चे जानते हैं कि इसके अंदर वो क्या है? एटम्स होते हैं। अगर कुछ चुप रहो तुम लोग ना, वैसे मक्खी बहुत परेशान करने वाले मुझे दिख गया। ये एटम्स हैं और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। इधर मार दो, इधर मार दो, मारो ना, बोतल फेंक के मार दो। हमारा बोतल के पीछे ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा है? रैंडम। अभी के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या है बोलो? रैंडम। बट यू नो दैट व्हेन वी अप्लाइड सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, दैट इज प्लस एंड माइनस। अब ये रैंडम मूवमेंट नहीं है,
पहले बस इलेक्ट्रॉन कहां से है आपको पता है ना, इसी मटेरियल के अंदर जो एटम्स है अपने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने फ्री कर दिए और पहले तो वो रैंडम मूव करते हैं, लेकिन जैसे पोटेंशियल लगता है वो क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं, अगर समझना चाहो तो समझ भी सकते हो ना, बहुत मुश्किल है अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है तो, कि भैया एक मटेरियल है, कोई वायर है, जैसे मान लो कॉपर की वायर है, सर्किट में लगा के उस वायर के तो कॉपर के एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फ्री कर दिए। फ्री तो कर रहे हैं लेकिन वो डायरेक्शन नहीं है, रैंडम घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं प्लस माइनस के अक्रॉस उस वायर को लगाता हूं तो इन सबको इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिलता है। सबके सब क्या करते हैं, सबके सब क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं ना, ड्रिफ्ट करते हैं। तो ये इधर ड्रिफ्ट करता है, ऐसे करके भागे नहीं सारे के सारे कि भैया अरे प्लस वाला आ गया तो उस तरफ भागो, ये ऐसे मुड़ता है, ये वाला ऐसे मुड़ता है, ये वाला ऐसे मुड़ता है, सबके सब ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर भागेंगे किसी एक सर्टेन वेलोसिटी से। दिस इज फाइन, इसको मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला। और जब ये भागेंगे तो बोलो क्या बनेगा, करंट बनेगा। क्या बनेगा, करंट। अब आपका सवाल बस इतना सा है बच्चों कि वो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेंगे जिस वेलोसिटी से, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों बोला भाई इधर विकास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोला, क्योंकि वो ड्रिफ्ट करते हैं, जैसे ये पोटेंशियल लगाते हैं उनके साथ ड्रिफ्ट करते हैं और भागते हैं। बेसिकली कुछ वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दी। और दूसरी चीज मैंने बोला उसके चलने की वजह से करंट बना, तो वो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे रिलेशन रख रहा है मैं उसका फॉर्मूला तैयार करने वाला हूं। दिस इज क्लियर। सो कैसे करेंगे, बोर्ड पे समझने की कोशिश करना। मान के चलते हैं कि इस पूरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है, भाई बहुत एक्सपर्ट है, ऐसे उड़ती है जिस तरफ से हाथ देख रहा हूं उस पे दूसरे से मिला। सो मान लो ये लेंथ L है, इस कंडक्टर की लेंथ बोलो कितनी है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलो कितना है A। और मैं आपको एक बात बार-बार क्लियर कर रहा हूं कि मैं अगर ये पूरी वायर बना दूं तो मैं किस L लेंथ की बात कर रहा हूं तुम्हें पता है, मैं यहां से शुरू होके लास्ट तक की L लेंथ की बात कर रहा हूं। समझिए इस बात को, मैंने लास्ट क्लास भी ये बात समझाने की कोशिश की जब मैं पहली आपको इलेक्ट्रिसिटी की पहली क्लास दे रहा था कि बच्चों भले ही मैंने ये पोर्शन ऐसे बना रखा है, लेकिन इतनी वायर का मतलब क्या है, ये वायर तो पूरा सर्किट ऐसे है ना, तो ये पूरी लेंथ है। कैसी लेंथ है बोलो, पूरी। वो तो मैंने बस ये कराया कि उसका उसको उस L लेंथ को, मतलब पूरी इस L लेंथ को ना ऐसे बीच में दिखा दिया तुम लोगों को, है ना, नहीं आ रही बात समझ है, वो पूरी लेंथ क्लियर होती है वाली बात। तो पूरी जहां से यहां से शुरू होके और यहां तक की, मतलब समझ लो इस पूरी वायर में ना हर जगह पर एटम्स बैठे हुए हैं, उन एटम्स के बोलो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले तो रैंडम घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही इस एंड को मैंने प्लस करा वो सारे इलेक्ट्रॉन इस कोने से भी चलते हुए भागते हुए इस तरफ आना शुरू कर गए। क्लियर होता ही नहीं था। और उस पूरी वायर की लेंथ को मैंने क्या बोला, L, और उसके एरिया को बोलो मैंने क्या बोला, A। और मैं बोलता हूं कि भैया कितना आप करंट बनेगा, आप सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करें करंट कितना बनेगा। सो क्या तुम लोग जानते हो कि करंट का डेफिनेशन क्या होता है। आप करंट को जो बोलते हो पहली क्लास में फॉर्मूला बताया था I is equal to Q by T। क्या बोला था मैंने, अरे याद करो क्योंकि मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि अगर मान लो कोई बोलता है 5 एम्पीयर का करंट, तो वह है 5 कूलम पर सेकंड की 5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, है ना। 10 एम्पीयर के बाद 10 कूलम फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। तो I कितना होता है बोलो, कूलम कितना पर यूनिट टाइम ना, तो Q by T फॉर्मूला होता है। क्या होता है बोलो, Q by T। सो I is equal to में होता है बच्चों Q by T। फोकस करेंगे भाई। सो बड़ा सिंपल सा ड्राइव है, 4 स्टेप में ड्राइव को खत्म करने की कोशिश करूंगा, बस बोर्ड पे समझना है। I is equal to में बोलो क्या, Q by T। आप बोलेंगे कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में बोलो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में बोलो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब आप लोगों को कुछ और बातें ध्यान देनी पड़ेगी। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बोल रहा हूं, एक चीज याद रखो, N होता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, जिनको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पूरी बात सुनो, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कहने का मतलब ये इस पूरी वायर का कुछ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, अरे वायर है तो कुछ वॉल्यूम होगा, तो उसके 1 यूनिट वॉल्यूम पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो है N। क्योंकि चार्ज निकालने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भैया कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास मान लो कॉपर की वायर, तो आपको लगता है कि कॉपर की वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन जितने मिलेंगे, हो सकता है एल्युमिनियम में उतने ना मिले, क्योंकि हर एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस ऑर्डर किसने ज्यादा फ्री करे होंगे, किसने बोलो क्या करे होंगे, कम करे होंगे। तो हम मान के चलते हैं कि हर वायर जो होती है, कॉपर की वायर, गोल्ड की वायर, सिल्वर की वायर, एल्युमिनियम की वायर, किसी भी चीज की वायर हो, सब में जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स 1 यूनिट वॉल्यूम में होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं। बोला है कि नहीं? अरे समझिए मेरी बात, ये क्या है, N है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इन 1 यूनिट वॉल्यूम। पूरे 1 यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम छोटा वॉल्यूम मान लो, उस 1 यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हमने N बोला। क्या बोला बोलो, N। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो A बोलो क्या है, A बोलो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L बोलो क्या है, द लेंथ ऑफ द होल कंडक्टर। अच्छा मेरा एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। अगर इस पूरी कंडक्टर की लेंथ L है, लंबी सी वायर जो है इसकी लेंथ बोलो कितनी है, L है। अरे मैं सीधी कर दूं वायर L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AL है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, AL। बहुत बढ़िया, AL। क्यों भाई, क्योंकि एक वायर जो होती है वो सिलिंड्रिकल शेप में होती है, कैसे होती है, सिलिंड्रिकल। और सिलिंड्रिकल चीजों का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। अरे पाई आर स्क्वायर h इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये तो h होता है
और ये ऊपर का सर्कल होता है, इसका रेडियस r होता है, एरिया बोलो कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर का मतलब ये होता है एरिया ऑफ प्रोजेक्शन इनटू में लेंथ। अरे नहीं आया समझ। सो बेसिकली a इनटू में l इस पूरी वायर का बोलो क्या होगा टोटल वॉल्यूम। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूं, आपको इसको सोचना है, आपको कुछ टास्क देने वाला हूं, सबको दिमाग लगाना है। आपको मैं बोलता हूं इस पूरी वायर में, इस पूरी वायर का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलेंगे एयर। क्यों भाई, कि a एरिया प्रोजेक्शन और l इसकी बोलो क्या है लेंथ, पूरा वॉल्यूम है एयर। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं n, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं n, पूरा वॉल्यूम कितना है एयर। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना NaLe टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज। NaLe NaLe, एक बच्चे ने बोला, आशीष ने NaLe, और बच्चे NaL, सचिन बोलता है NaL। दोबारा सुनो, N indicates what? N indicates the number of free electrons in 1 unit volume. In 1 unit volume just. In a 2 unit volume it's 2n. In 3 unit volume it's 3n. So AN वॉल्यूम हो गया इसका, क्योंकि A है उसमें N है। और मेरा बस आपसे सवाल ये है कि अगर N फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एयर का टोटल वॉल्यूम है, तो नेट चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच? NaL या NaLe? NaLe। मेजॉरिटी इसी पेपर में, मेजॉरिटी बिल्कुल करेक्ट है ना। सिंपल सी बात है, कैसे करेक्ट हो रही सुनिए। देखिए यार, बड़ा सिंपल सा फंडा है यार। अब देखो, आप बिल्कुल बार-बार कह रहे हो ये छोटा सा पीस मत देखिए वायर का, ये पूरी वायर की बात हो रही है, बस आपको दिखा रहे हैं छोटा सा पीस ना उसका। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर पूरी वायर का एरिया ऑफ प्रोजेक्शन A है और L उसका लेंथ है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ AL। और एक यूनिट वॉल्यूम में अगर N फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 यूनिट में कितने 2n, 3 यूनिट में कितने बोलो 3n, तो AL वॉल्यूम में कितने होंगे, AL वॉल्यूम में कितने होंगे NaL। ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है NaL, और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने है E मतलब 1.6 10 की पावर -19। तो NaL इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा NaLe। अरे नहीं यार, बस नहीं। सो मैं बोलूंगा भाई चार्ज कितना होगा, सुन लीजिए बच्चों, Q बराबर कितना होगा बोलो। मैं बोलता हूं एक यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज कैरियर्स है, तो An यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे बोलो NaL, क्योंकि A इसका एरिया, L इसकी लेंथ। तो एक यूनिट वॉल्यूम में n, तो Al वॉल्यूम में NaL, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हुए थे, और हर इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना E, तो NaLe। अरे नहीं यार, हो गया। तो बताओ चार्ज कितना है, NaEl बोल दो या NaLe बोल दो, जैसे मर्जी, डिवाइड बाय T। यार एक बात बताओ, अगर अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनकी वेलोसिटी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते कितने बच्चे इसको एक बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जो अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनकी वेलोसिटी को तुमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया Vd। क्या नाम दिया बोलो, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मुझे बताइएगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे पता लगेगी कितनी है। तो मैं बोलूंगा इस पूरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है बोलो L, और इधर जो समझ में आ रहा है, तो पूरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है बोलो L, और मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। तो क्या आपको नहीं लगता पूरे कंडक्टर की लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो लेंथ डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस यही तो बोलो क्या होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, कितना डिस्प्लेस कर रहा है पर यूनिट टाइम में। तो मान लो उसने पूरा का पूरा डिस्प्लेस करा 10 यूनिट और डिस्प्लेस कर दिया 2 सेकंड में, पूरी की पूरी 10 यूनिट की वायर उसने डिस्प्लेस करी, कितने सेकंड में कर दी बोलो 2 सेकंड में। तो आप क्या बोलोगे, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी बोलो 5। कितनी बोलो, समझे नहीं मेरी बात को। अरे 10 मीटर की वायर उसने कवर कर दी 2 सेकंड के अंदर, 10 मीटर की वायर उसने कवर कर दी 2 सेकंड में, कितने की स्पीड होगी 5 की। तो बेसिकली मैं बोलूंगा L लेंथ कवर कर दी T यूनिट टाइम में, तो L बाय T यानी डिस्टेंस बाय टाइम बोलो क्या आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात बोलूंगा भैया, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो फार्मूला बन गया NaE कर दो, जैसे मर्जी कर दो, जिसको ऑर्डर लिखते बुक्स में ऐसे हैं NaEVd। और बच्चों 5 पैरामीटर नहीं है कि तुम लिख दो, बच्चे पता क्या करते हैं पढ़ाने में रखते हैं NaVd, फिर मुझसे पूछते D कैसे लिखे। अरे D भैया उसके सबस्क्रिप्ट में है, समझ में आ रही बात, D उसके सबस्क्रिप्ट में, पैरामीटर 4 ही हैं N E A और V, तो जो D बोला गया उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। और जरा आप लोग समझ के इसको बता सकते हैं, कहना चाह रहे हैं कि जितने तेजी से ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं यार, हायर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हायर द करंट। प्रियांशु क्या कर रहा है भाई, देख लिखो मत, हायर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हायर द करंट। अरे नहीं आ रहा समझ, पक्की बात बताओ। और क्या इस रिलेशन को ड्राइव करते हैं, 3 स्टेप में रिलेशन को ड्राइव। अब बुक्स में उसको लिख देंगे स्टेटमेंट में, आप लोग उसको पेपर में देखो कैसे करके आओ। पेपर में अगर लिखना हो आपको एक ड्राइव 2 नंबर का आ जाए तो आपको क्या करना है ना, इसका डायरेक्ट नहीं लिखना, लिखना क्या है कि करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम। तो I इक्वल टू कितना होगा Q/T हो गया। फिर यहाँ एक्सप्लेन करेंगे वो Q जो है वो NaLe हो गया भाई, है ना। अब देख लीजिए कि Na नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर वॉल्यूम, लिख दीजिए कि A क्या है,
लिख दीजिए कि L क्या है। Is this clear? अरे नहीं यार बात समझ आ गया। So फिर आप लिखेंगे Q इतना हो गया NaLe डिवाइड बाय क्या आ गया T, जैसे मर्जी लिख लो, ऊपर को लिख दिया NaLe डिवाइड बाय T एंड L बाय T को मैंने VD लिख दिया। So I is equals to NeAVD. Is this fine? तो higher the drift velocity, higher the current. Is this fine? और एक बात बताओ बच्चों, एरिया अगर बड़ा होगा तो करंट ज्यादा बनेगा। कोई इसके पीछे लॉजिक बता सकता है मेरे को? यार पता है एरिया बड़ा होता है ना तो मैं थोड़ा सा लेंथ में ले आता हूँ, रेजिस्टेंस कम आता है। बहुत अच्छी, एरिया के बड़े होने पर रेजिस्टेंस कम होता है। सोचो ना, अगर किसी वायर का एरिया बड़ा है, वायर का एरिया बड़ा है, चौड़ा एरिया प्रोटेक्शन है, तो रुकावट कम होगी ना। अरे किसी भीड़ वाली मार्केट में आप गए, मार्केट लेकिन चौड़ी है, तो आपको रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। भाग के जाना चाह रहे हो उनसे, तो रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा? कम। और पतली वायर होगी तो बेसिकली रेजिस्टेंस बोलो क्या होगा? ज्यादा। अरे नहीं यार अपने, इसीलिए जहां पर करंट ज्यादा फ्लो करवाना है ना, तो वो जो बेसिकली इलेक्ट्रिशियन है वो मोटी वायर लगाएगा। क्यों लगाएगा मोटी वायर? क्योंकि उसको पता है यहाँ करंट ज्यादा चाहिए। एसी की वायर मोटी होगी, करंट ज्यादा चाहिए, और ज्यादा करंट चाहिए तो मोटी वायर ले लो तो रुकावट कम होगी, जल्दी से करंट फ्लो कर जाएगा। वहां पतली सी तार लगा दे, चल जाएगी भाई। क्यों चल जाएगी? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, बार-बार कोलिजन्स होंगे, हिट मार जाएगी, वहां से ब्रेक हो जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? सो मोटी वायर लगाएंगे भाई। दिस क्लियर और नॉट? सो गाइस ध्यान रखना, एरिया बड़ा होने से करंट ज्यादा ही बनेगा। और लास्ट एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा नंबर n भैया n क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार ये। n है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री चार्ज कैरियर उसकी संख्या बोलो क्या होती है? n होती है गाइस। नहीं यार मैं सो जितने ज्यादा एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर्स होंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा। अरे यार कम फ्री इलेक्ट्रॉन तो करंट कम बनेगा। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, करंट जीरो बनता है, तो n जिसमें होगा ही नहीं जीरो बनेगा। और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक यूनिट वॉल्यूम में उतना ज्यादा बोलो क्या बनेगा? करंट बनेगा। दिस इज फाइन टू योर नॉट? सो ये फॉर्मूला बिल्कुल बढ़िया रिलेटेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा? हायर ड्रिफ्ट मतलब हायर करंट, हायर एरिया मतलब लार्जर एरिया मतलब हायर करंट, एंड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होंगे तो करंट भी बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। और मेरे को लगता है ये रिलेशन को बनाना बहुत मुश्किल था। बहुत सिंपल है, इसको q बाय t, q कितना है डिवाइड बाय t के बराबर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ो, पक्का नोट कर लो, इसको कर लो। यस ऐसे मारेगा, आ जाएगा ना? नहीं आएगी तेरे पास। आ रही है बार-बार आ जाएगा ना? वो क्या आगे क्या कह रहे हैं यार? इसने बहुत परेशान कर दिया। इसको नया जीवन मिलेगा मुश्किल लग रहा है। करंट चैप्टर आपको लगने लगी ज्यादा इजी है औरों के मुकाबले और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है उसके मुकाबले। चीजें बहुत सिंपल सी हैं यहाँ पर भाई। बस भाई अब अगला टॉपिक देखो यार। अब मैं आप लोगों को ना बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिखाने जा रहा हूँ भाई। बोर्ड पे देखिएगा, थोड़ा सा बीच में से ले रहा हूँ इस टॉपिक को मैं। दिस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। चलो भाई मेरा एक सवाल है, मेरा आप लोगों से एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, बार बार मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। पूरा करंट मैं कहता हूँ कि इसी में समझ में आएगा। ठीक है, वायर के अंदर से जाना है, वायर के अंदर तो मामा समझने क्या चल रहा है। हमने 10th क्लास में पूरा करंट पढ़ा, मैं आपको रिलेटिव बताता हूँ, लेकिन आप लोग वायर के अंदर देखते ही नहीं कि वायर के अंदर क्या चल रहा है ना। हमने बनाया ऐसे और हमने करंट बनाया ऐसे, हमने रेजिस्टेंस बनाया ऐसे, सब कुछ ऊपर ऊपर था। एक्चुअली में रेजिस्टेंस अंदर ही था, करंट भी अंदर ही था, सारा चीजें अंदर ही पढ़ना था इसके ना। लेकिन हम बुक्स में पढ़ते कैसे कि करंट फ्लो कर रहा है, अब वो कैसे फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कहां से पता नहीं है ना। तो ये दिक्कत है, आप लोगों को करंट को समझना ही अंदर से होता है। क्लियर है? सो आप मेरी पूरी बात समझो मुझे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स है कुछ, और जितना मुझे याद आ रहा है शायद इस साल भी इसका न्यूमेरिकल आया था बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। सुनो जरा क्या है, सिर्फ इतनी सी चीज है कि बोल रहा है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। क्या अगर हमारे गर्मी के दिन जब आते हैं तो क्या वायर के रेजिस्टेंसेस पे कोई असर पड़ता होगा, और सर्दियों के दिनों में क्या वायर के रेजिस्टेंस पे असर पड़ता होगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक रीजन है, आप सुन लीजिए। आप इस बात को ऑब्जर्व करिए कि आपके घरों में सबसे ज्यादा पावर कट गर्मियों के दिनों में होते हैं, सर्दियों के दिनों में होते हैं? गर्मियों के दिनों में, है ना। और हम बचपन में यही सोचते थे कि भाई लाइट वाले तो भैया बहुत, है ना, बिजली काट कर कब काटते बताओ जरा। क्या दिक्कत है हम लोगों से भाई,
पूरी सर्दी तो लाइट देते हैं, लेकिन गर्मियां शुरू होते ही लाइट जाना शुरू हो जाती है। आपने ऑब्जर्व करा होगा, है ना? कई कई घंटों के लिए लाइट जाती है, कभी रात में लाइट चली जाती है, पूरी रात सोने की बात है ना, ऐसा भी होता है। अब सुनिए मेरी बात, देखिए पावर कट उन्होंने अपनी वजह से नहीं करा, ये पावर कट गर्मियों के दिनों में हो रहा है। अब इसका कारण समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों हो रहा है इसका कारण समझिए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये आपके आयंस थे, और मुझे एक बात बताओ, करंट बनाने के लिए किसको फ्लो करना है? इलेक्ट्रॉन्स को। टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर कोलिजन ज्यादा होंगे। देखो होता क्या है, 15 से कितना सा है कि आपको ये बात पता है कि जब ये प्लस माइनस में लगाता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ को ड्रिफ्ट करना है, एक तरफ को ड्रिफ्ट करना है। प्लस माइनस लगाने पे आपको पता है सीन ऐसा नहीं रहता, ये सीन कुछ इस तरीके से बदल जाता है ना। आप लोगों को ये बात पता है, सारे के सारे अब एक डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देते हो। ए क्लास, अब मेरा आपसे ये पॉइंट है, ये जो मोटे वाले चार्जेस हैं ये तो मूव नहीं करते बेसिकली। हाँ मोटे चार्जेस हैं बिकॉज़ इनका जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1837 गुना ज्यादा है जिससे वो इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवमेंट बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करते हैं। अब आप समझने की कोशिश करो कि जो नॉर्मली मान लो इस तरीके से बहुत हल्का हल्का मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत हल्का हल्का मूवमेंट कर रहे हैं। अब पॉइंट समझना, जैसे जैसे ही टेम्परेचर बोलो क्या होता है, अरे सर दूसरे पेज इसी में मुझे इतना गुस्सा नहीं है सर वहां पर 2-3 कुर्सी लगा दी, सुनिए कोई बोल रहा है क्लास में बर्बाद हो जाएगा। बदतमीजी मत करो क्लास के अंदर, ठीक है? एक लिमिट तक चीजें रखो, लेकिन इस तरीके से मत करो कि आप लोग ना मेरे को बोलना पड़े इस तरह की चीज। क्लास का एटमॉस्फेयर क्लास जैसा रहने दो। वो मक्खी पहले परेशान कर रही है, मैंने आपको बोला आप लोग नहीं करेंगे, मक्खी को मारने के लिए एक दूसरे चाटे मार आप मुझे बताइए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको नहीं लगता कि टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, है ना? और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये हिलना स्टार्ट कर देंगे ज्यादा, ये ऊपर नीचे मूवमेंट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अब सोचो यार ये ज्यादा ज्यादा मूवमेंट करने लग जाए तो अब इलेक्ट्रॉन्स के रेजिस्टेंस और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यार आप इसको ऐसे इमेजिन करो, आप इसको ऐसे इमेजिन करना कि बाजार में ना सारे लोग खड़े हुए, हिल नहीं रहे, बस यूं खड़े हुए, और अब आपको बोला कि अब आपको भागते हुए जाना है और वो तो रेजिस्टेंस तो मिलेगा, आप कहीं ऐसे ऐसे मिलेगी, है ना? लेकिन अब लोगों को ये बोल दिया जाए, मतलब ऐसे केस में तो रेजिस्टेंस मिला, लेकिन अब लोगों को बोल दिया जाए आपको ऐसे हिलते रहना, ऐसे हिलते रहना, ऐसे हिलते रहना। समझे मेरी बात? अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्री करते नहीं करते? अगर ऐसे ऐसे लोग हिलने लग जाए एक ही जगह पर, समझ रहे बात को, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। होगा नहीं होगा आपको बताओ, खुद बताओ। सीनियर वायर वाला सीन है यार, इलेक्ट्रॉन्स को जाना था जब तक टेम्परेचर कम था, जब तक टेम्परेचर क्या था, कम, जब तक टेम्परेचर कम था तब तक ये मूवमेंट नहीं कर रहे थे, बहुत कम मूवमेंट कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 निकल जा रहा था, समझो, ऐसे 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 कुछ ना कुछ रास्ता बना के वो क्या कर रहा था, बोलो, निकल जा रहा था। लेकिन जैसे ही भैया टेम्परेचर क्या हुआ, फोकस करो, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हुआ, these ions get oscillating, है ना, मोर ऑसिलेटिंग, मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ये ज्यादा ऑसिलेट करने लगे। अब ज्यादा ऑसिलेट करेंगे तो रास्ता क्या हो जाएगा, और ज्यादा कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा कोलिजन्स का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब गर्मियों के दिनों में इन वायर्स के अंदर कोलिजन बोलो क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अब कोलिजन ज्यादा होंगे, बार-बार कोलिजन्स होंगे तो बोलो क्या होगा, हीट कर जाएगी। करंट तो बनाना चाह रहे हैं भैया, एसी तो चलना चाह रहे हैं, लेकिन भैया गर्मी के दिनों में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट क्या बन रहा है, कम बन रहा है। अब इससे प्रॉब्लम आ रही है, इससे बेसिकली वायर में हीटिंग पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही है, बोलो, हीटिंग। और वो हीट होने की वजह से क्या होगी, जल जाएगी ना, तो किसी पॉइंट से जल जाएगी तो बेसिकली पावर कट हो जाएगा। तो बेसिकली रस्तों में जहां पर भी भैया वायरिंग लगा रखी है, कहीं कहीं जगहों से ऐसा होता है और पावर कट बढ़ जाता है। वहां पर क्लियर होता है कि नहीं होता, नहीं आया समझ में? तो पावर कट मारने गर्मियों के दिनों में कारण क्या है, समझ में आ रहा है कि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन करना है आपको समझना है बच्चों। मैं बोलूंगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, रवि अपने बंद का उड़ा रही है, बारिश में की जाती नहीं। अरे इट इज वन ऑफ द फैक्टर, ओनली फैक्टर नहीं है ना, वन ऑफ द फैक्टर है। बारिश के दिनों में वीडियो हो सकता है कि किसी कारण से भैया हवा बहुत तेज चल रही है, कोई भी और रीजन है कि थोड़ा खतरा है, उसके लिए काट दिया उन्होंने। When temperature increases, thermal energy increases, and hence
इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। यस सर। अच्छा आपने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, देखो ये पॉइंट भी ज्यादा है। आशीष ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री वाले भी तो बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं ना, इनमें ऑलरेडी इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि और इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना ये याद रखना, क्योंकि जब मैं सेमीकंडक्टर की बात करूंगा ना तो सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़े कम होते हैं। देखो सेमीकंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनके पास ना बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत हाई करंट भी नहीं बनाते और बहुत बिल्कुल बेकार भी बनाते हैं जैसा। तो उधर टेम्परेचर बढ़ने से बेनिफिट होने वाला है। पता है क्या बेनिफिट होने वाला है? क्योंकि आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है एटम से अपने और इलेक्ट्रॉन फ्री कर दियो और इलेक्ट्रॉन फ्री कर दियो। सेमीकंडक्टर्स में फायदा देते हैं। सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फायदा मिलता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, करंट बढ़ने लगता है उसमें। लेकिन कंडक्टर्स में समझ लीजिए ऑलरेडी इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कॉलिजन ज्यादा बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं बोलो? कॉलिजन। यहाँ पर क्या लिखा है क्लास प्लीज बोर्ड पे कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस आल्सो इंक्रीजेस, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा व्हिच रिजल्ट इन मोर कोलिजन, व्हिच रिजल्ट इन मोर कोलिजन एंड हेंस हायर रेजिस्टेंस एंड हेंस समझ ही नहीं आ रहा? हायर रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी सही बात है, पक्की बात है। आगे बढ़ूं इसमें है ना? अब इसका न्यूमेरिकल बता दूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का कैसे कवर करना है। श्योर सबको क्लियर होगी ये चीज? अब अगली बात चलो एक बात सुनो। अब मेरा एक छोटा सवाल है आपको। मैं कॉपर की वायर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो डेफिनेटली बात है मैंने 1 ही डिग्री सेल्सियस क्यों ना बढ़ाया, थर्मल एनर्जी तो बढ़ी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, कॉलिजन थोड़े से ज्यादा होंगे 1 डिग्री सेल्सियस से भी। तनिष बात समझ में आती है? 1 से ही बढ़ा होगा। सुनना मेरी बात को फोकस करना। तो थोड़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, थोड़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो कॉपर की वायर में थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। अच्छा 2 बढ़ाऊंगा तो ज्यादा बढ़ेगा, 3 बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा बढ़ेगा। सवाल मेरा क्या है वो सुनो कि अगर मैं एक वायर कॉपर की वायर लूं उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं कुछ रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर मैं कॉपर की बजाय पे एल्युमिनियम की वायर लूं, किसकी वायर लूं बोलो? एल्युमिनियम, और मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस तो नहीं बढ़ा होगा, लेकिन क्या सेम बढ़ा होगा? सोच के बताओ। कॉपर की वायर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और फिर मैंने गोल्ड की वायर सिल्वर की वायर में बढ़ाया तो दोनों में 1 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस तो बढ़ा होगा। ऑब्वियसली यार टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा, लेकिन क्या दोनों में सेम रेजिस्टेंस बढ़ा होगा? तो आपका जवाब है सर नहीं, सेम तो नहीं बढ़ा होगा। अब इसका बिल्कुल सही पॉइंट है क्योंकि सर अंदर का सिचुएशन सबका अलग है। किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा है, किसी में इलेक्ट्रॉन कम है, किसी में एटम बड़े साइज के, किसी में एटम थोड़े छोटे साइज के। कॉपर का एटम थोड़ा छोटे साइज का है, गोल्ड का एटम थोड़ा बड़े साइज का है। अरे भैया बहुत सारे फैक्टर्स है ना। अरे नहीं यार समझ में। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा कि भैया सभी के सभी मेटल्स का, सभी के सभी कंडक्टर्स का ना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता तो है, लेकिन सबका अलग वैल्यू से बढ़ता है। सबका इस वैल्यू को बोला गया थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अल्फा से नोट कराएं, इससे बोलो अल्फा से। दैट्स अ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हर मटेरियल की अलग होती है और ये बेसिकली होती क्या है मैं लिख देता हूं। इट इज द अरे रेजिस्टिविटी जितना करो मैं दिखा दूंगा। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख लीजिए, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। छोड़ो चलो अब सुनो। इट इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बच्चों बोर्ड पे भाई बहुत जरूरी चीज बोलने वाला हूँ। एक बात इसमें मैं और ऐड कर रहा हूँ जो मैंने भी ऐड करी थी कि मैंने क्या करा ना, मैंने ना यहाँ पर एक चीज करी कि मैंने ना एक ओम के रेजिस्टेंस की एक वायर ली, कॉपर वायर ली। कैसी वायर ली? कॉपर वायर, फोकस करना। और एक मैंने दूसरी वायर ली, ये मान लो मैंने ली एल्युमिनियम वायर, और एक मैंने ली सिल्वर वायर, है ना। और तीनों का रेजिस्टेंस मैंने बस एक बात का थोड़ा सा ख्याल रखा कि तीनों का रेजिस्टेंस मैंने मान लो कितना लिया, 1 यूनिट। कितना लिया बोलो? 1 यूनिट। अब समझना, जब भी मैं किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस 1 यूनिट पहले से लेता हूँ कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और अब मैं उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाता हूँ? 1 डिग्री सेल्सियस। उस दौरान उसके रेजिस्टेंस में कुछ इंक्रीमेंट आएगा।
उस दौरान फिर से क्या आया, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आया। जितना भी वो इंक्रीमेंट आया वो उसका बोलो क्या होता है, अल्फा। अब समझने की कोशिश करनी, ये बात थोड़ी समझ में आएगी और देर में आपको, लेकिन बोर्ड पे सुनेंगे अच्छे से तो आ जाएगा। दैट्स द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैंने अल्फा से डिनोट करा और मैंने बोला ये है क्या, दैट इट इज द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 यूनिट रेजिस्टेंस व्हेन द टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम किसी वायर का 1 यूनिट रेजिस्टेंस देते हैं और उसका टेंपरेचर कितने से बढ़ाते हैं बोलो, 1 डिग्री सेल्सियस से, तब उसके टेंपरेचर में तब उसके रेजिस्टेंस में कुछ इंक्रीमेंट आएगा। उस वैल्यू को बोलो हम क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा। आपको बता रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर आप बढ़ाएंगे, कितना बोलो, 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो भी इंक्रीमेंट आएगा रेजिस्टेंस में, जो भी इंक्रीमेंट आएगा रेजिस्टेंस में, वो क्या होता है, अल्फा होता है ना। तो मैं आपको एक छोटा टेबल दिखाता हूं, किस बच्चे का एनसीईआरटी, फिर थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज। एक बार एनसीईआरटी दिखाओ। पहले तो मुझे बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना, तो मैं टेबल बताता हूं, फिर मैं अल्फा और क्लियर करता हूं। टेबल बनाते पहले नहीं है। डाटा टेबलर वैल्यूज में दी नहीं है वैसे यहाँ पे, मे बी देखते हैं, मैं मिल जाता हूँ। एनसीईआरटी में है नहीं। इसके वैल्यूज में मुझे दी नहीं है सर। हाँ दिखा रहा, पुरानी बुक दिखा, पुरानी है ना, पुरानी बुक। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, लिखिए भाई। लिख लीजिए भाई इसको अपनी कॉपी के अंदर। लिखो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये। नहीं कुछ भी याद नहीं रखे, पेपर में नहीं। अरे इनकी वैल्यू से कुछ समझाना है, इसलिए बोल रहा हूँ लिखिए। ये पुरानी बुक में दी हुई है, नई वाली से इन्होंने हटा दी। इसको मैंने टॉपिक हटाया नहीं है और ये हटा दिया। सर एक बार पेज नंबर बता लिखो जल्दी से इसको, लिखो लिखो ये वैल्यूज लिखो जल्दी से। इसमें नहीं दी हुई है पुरानी वाली। बोलूं आगे? देखो भाई बोर्ड पे देखो,
आप लोग जरा देख के बताइए इन सब वैल्यूज को। यहाँ पर मैंने पर डिग्री सेल्सियस यूनिट लगाया है और इसको आपको देख के बताना है, ये अल्फाज हैं सबके और ये है मटेरियल्स। आपको बताना है कि किस कंडक्टर के अंदर ऐसा है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर, मात्र 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सबसे ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला है किस केस में बोलो? और सबसे कम किस केस में देखने को मिला है? अब आप लोग इस बात को फोकस करने की कोशिश करें कि अल्फा क्या होते हैं। अल्फा होते हैं when we increase the temperature by 1 unit degree celsius। सिर्फ मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वो बोलो उसका बोलो क्या है? अल्फा। और ये हर मटेरियल का बोलो क्या है? बोलो अलग है ना। देखेंगे तो सिल्वर का बोलो अलग है, कॉपर का अलग है, एल्युमिनियम का अलग है, आयरन का अलग है। और आयरन में आप देखते हैं सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है जब मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं। इसीलिए आप आयरन की लोहे की तार कभी नहीं देखेंगे, नहीं दिखते ना इस्तेमाल होती है। कोई कर रहा है तो उसको पता है टेम्परेचर बढ़ते के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, पूरा एग्री करते नहीं करते। लेकिन वहीं अगर मैं एल्युमिनियम पे जाऊं तो एल्युमिनियम में थोड़ा उससे कम इंक्रीमेंट आता है, और कॉपर की जाऊं थोड़ी और बढ़िया हो जाएगी, कॉपर के अंदर भी इंक्रीमेंट बहुत कम आता है, और सिल्वर में तो और कम आता है, और गोल्ड में उससे कम आएगा। तो आप लोगों ने एक बात पाई होगी कि भैया आईफोन का फोन महंगा क्यों है बेसिकली, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली जो वायरिंग यूज हो रही है आईसी के अंदर बेसिकली वो किसकी यूज हो रही है? सिल्वर की या गोल्ड की बेसिकली। बोलते हैं ऐसा, रियलिटी क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते होंगे तभी वो बात ऐसी बोली जाती है, क्लेम करी जाती है। तो वहां पर जो वायर यूज हो रही है वो ऐसी वायर यूज नहीं हो रही, तो होगा क्या बोलो भाई? इधर सिल्वर वायर इस्तेमाल मान लो उन्होंने करी है। अब सिल्वर वायर इस्तेमाल करने का फायदा देखो क्या है कि जब वो हीट करने लगेगा, जब उसको ओवर यूज करेंगे, ओवर चार्ज करेंगे, तो उसकी वायरिंग में बेसिकली क्या होगा? फ्लो होगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से उसके रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, समझो। और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना बच्चों, तो उसमें फ्लोइंग चीजों की बोलो क्या होती रहेगी? अच्छी रहेगी। आप लोग जानते भी H में I2RT होता है, बोलो जानते भी जानते हैं, जानते भी आप लोग। तो रेजिस्टेंस अगर नहीं बढ़ेगा तो हीट भी ज्यादा नहीं होगा, बोलो है कि नहीं? तो मैं ये बोलता हूँ कि गोल्ड जैसे जो बेसिकली मैंने बोला आईफोन के जो फोन होंगे बेसिकली उनके अंदर जो वायरिंग यूज होगी वो सिल्वर और गोल्ड वाली क्यों इस्तेमाल हो रही है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज, इसलिए वो हीट नहीं करते, बहुत ज्यादा ओवर हीट कभी नहीं होते। लेकिन यही आप फोन लेते हुए चाइनीज फोन जो होगा बेसिकली वो क्या करेगा? उसके अंदर वायरिंग यूज होगी कॉपर की, एल्युमिनियम की भी वायर यूज कर सकते हैं। आपको पता है अगर एल्युमिनियम की वायर उन्होंने यूज करी है तो थोड़ा सा भी गर्म होते के साथ ही वो बहुत ज्यादा हीट करेगा, एक्सप्लोड करेगा, खतरा रहेगा, बोला है। तो दिस इज अल्फा बेसिकली। और अल्फा बेसिकली क्या बताता है आपको कि जब मैं किसी भी कंडक्टर का 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ाऊंगा, है ना, तो उसका जो इंक्रीमेंट आएगा इससे तो कितना आएगा? बोलो अल्फा का आएगा। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर वो नहीं यार, मेल्ट कर जाएगा ना, मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नहीं उस लेवल तक का रखते होंगे कि वो ना करते ना, उस लेवल तक का टेम्परेचर जाता ही नहीं, उतने लेवल तक टेम्परेचर जाता ही नहीं, ठीक है। अब एक और बात समझने की कोशिश करें भाई, एक क्लास भाई, अब मुझे बस एक बात बताओ, एक क्लास प्लीज पीछे खींच लोगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाए तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? अल्फा का। अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो कितने का? और 3 डिग्री सेल्सियस बोलो कितने का? 3। तो इसको लेके हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई मटेरियल है और उसका टेम्परेचर अभी बोलो कितना है? T1 है, और रेजिस्टेंस बोलो कितना है? R1। और अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के बोलो कितना कर दूंगा? T2। समझो तो नया रेजिस्टेंस बोलो कितना होगा? R2। हमें ये सोचना है कि जो R2 होगा वो R1 से कितना ज्यादा होगा। R2 जो होगा R1 से कितना, तो मैंने इसकी तरकीब ढूंढा है। मैंने क्या फॉर्मूला बनाया वैसे फॉर्मूला समझना है कि जो R2 होगा वो कितना होगा? फोकस करिएगा ए क्लास, जो R2 होगा वो कितना होगा? R2 कितना होगा? जितना R1 है उतना तो होना ही, उसमें कुछ जुड़ जाएगा, बस उसमें कुछ ये अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो जुड़ जाएगा, बेसिकली टेम्परेचर घटा रहा हूं तो घट भी जाएगा। वैसे समझने की कोशिश करना, ऐसे घट भी सकता है। वो मैं वैल्यू इस तरीके से फॉर्मूला तैयार करूंगा कि वो एडजस्ट हो जाए माइनस में। कैसे? बच्चे बोर्ड पे सुनो, मैंने बोला कि अगर T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है और टेम्परेचर बढ़ाने पर T2 कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा? बोलो R2। तो वो R2 कितना होगा? तो मैंने कहा जितना R1 है उतना तो होगा प्लस में। अब इंपॉर्टेंट चीज है वो प्लस करिएगा। जो वैल्यूज तुम्हें बताई गई है ना, ये जितनी भी वैल्यूज तुम्हें बताई गई है तब बताई गई जब सबका रेजिस्टेंस कितना लिया गया था? 1 ओम। कितना लिया गया था बोलो? समझो, सबका 1 ओम रेजिस्टेंस लिया और देखा कि उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से कितने का इंक्रीमेंट आया, कितने का इंक्रीमेंट आया। अब मुझे बताइए कि आपने जो रेजिस्टेंस ले रखा है वो 1 ओम ना लेके 2 ओम लिया है। कितना लिया बोलो? 2 ओम। तो कितने का इंक्रीमेंट आएगा? 2 अल्फा। समझो मेरी बात को, अगर 1 ओम की वायर में इंक्रीमेंट अल्फा का आता है तो 2 ओम की वायर में कितने का आएगा? 2 अल्फा। 3 ओम की वायर में कितने आएगा? 3 अल्फा। और R1 ओम की वायर में कितना आएगा? R1 अल्फा। कितने बोलो? तो मैंने बोला R1 अल्फा का, लेकिन ये तब जब कितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा? 1 डिग्री सेल्सियस।
अगर मैं टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो इसका दुगना इंक्रीमेंट आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा उसका तिगुना इंक्रीमेंट आएगा, 4 बढ़ाऊंगा तो इसका 4 गुना इंक्रीमेंट आएगा। और अगर मैंने टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज किया, कितने से बोलो, डेल्टा टी कितना होएगा, तो डेल्टा टी होएगा T2 माइनस, तो अगर मैंने डेल्टा टी से चेंज किया तो कितने का इंक्रीमेंट आएगा, डेल्टा टी आएगा। ठीक है, बोलो डेल्टा टी। इसको फोकस करें बच्चों, ये आपको नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर जब मैं स्पेसिफिक हीट के टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा था, पढ़ाया था मैंने सभी लोगों ने। सो समझने की कोशिश करें बच्चों, यहाँ पर क्या चीज चल रही है। क्लास दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर 1 ओम की वायर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा देते हैं तो कितने का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, अल्फा। लेकिन तब जब वायर कितने की, बोलो 1। ये बताया गया कि सिल्वर की वायर अगर 1 ओम की है और उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो कितने का इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन अगर सिल्वर की वायर आप मुझे बताओ 2 ओम की हो यार, तो दुगना इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आ रही बात समझ में। 3 ओम की वायर हो तो कितना आएगा, तिगुना, क्योंकि मैंने अल्फा क्या बोला, इट इज द इंक्रीज इन द resistance of a 1 unit resistance when temperature is increased by 1 degree Celsius। कि 1 ओम की वायर में जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो इंक्रीमेंट आता है वो क्या होता है, अल्फा होता है। तो अगर वो 1 ओम की है ही नहीं, वो 2 ओम की है, तो बोलो कितने आएगा, 2 अल्फा का। जितना है उतना तो आएगा, फोकस करो। सही क्लास, जितना है उतना तो आना ही है ना, जितना R1 है उतना तो होना ही है। उसमें जुड़ कितना जाएगा बोलो, तो मैंने बोला एक तो अल्फा, ये अल्फा तब जुड़ता है जब वो 1 ही ओम की होती है और 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है। लेकिन मैंने बोला वो 1 ओम की ना होकर R1 ओम की है, तो कितने इंक्रीमेंट आएगा, R1 का। और मैं 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, मैं डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं, बोलो कितना आएगा, बोलो R1 अल्फा डेल्टा T। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस फॉर्मूले की, आपको सॉल्व करना आना चाहिए फॉर्मूला कैसे काम करता है। क्लियर है, नहीं आया समझ में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, डील कैसे करना है, चाहो तो इसको R1 कॉमन ले सकते, अंदर बोलो क्या बचेगा, 1 प्लस में अल्फा डेल्टा T और बोलो क्या हो जाएगा, R2। कुछ नहीं करना, अब हम इसके ऊपर काम करके देखते हैं, हमें क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन लिखिए आप लोग सब बच्चे, लिखो क्वेश्चन लिखो। लिख लो फॉर्मूला, लिख लो, क्वेश्चन में दे रहा हूँ। क्वेश्चन है बस आप लोगों को करना क्या है ना, वो सुना। फोकस करो, आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से। आपको ना पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। अच्छा ये फॉर्मूला किस काम आता है वो सुनो। ये फॉर्मूला किस काम आता है मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, छोड़ो इस चीज को भी, तुम्हें बनाया कैसे वो छोड़ो, उसको जरूरत ही नहीं है। ये फॉर्मूला किस काम आता है, अगर T1 टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है बोलो, R1। फोकस करना, T1 टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है बोलो, R1। तो डेफिनेटली जब मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो नया रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा, बस मुझे इस बात का जवाब आएगा कि नहीं आएगा। तुम बस याद रखो कि नए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। सब बच्चे नए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, नए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, जितना पहले से है, जितना पहले से है वो प्लस में R1 अल्फा डेल्टा T। मुझे पता है सारी चीजें क्या है, R1 क्या है पहला वाला रेजिस्टेंस, अल्फा बोलो क्या है, कितना उसमें चेंज आता है रेजिस्टेंस में जब कितना तापमान बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैंने बढ़ाया कितना होगा बोलो, डेल्टा T से, डेल्टा T से, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा T। डेल्टा T निकलेगा कैसे बोलो, T2 माइनस T1। उससे टेंशन लेना नहीं है, नहीं आने बात में। तो अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। और मुझे क्या है ना, पूरा कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि स्टेज तक तुमने दिखा देगा, हां सर देखो ये फाइनल है, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। वैल्यू पुट करके दिखा दो कि हां सर ये वैल्यू समझ में आ जाए। जल्दी करो, जल्दी करना, टाइम मत लगाना। फिलहाल अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अरे आगे तक ही लाइए। को 100 से मैच करने का
आ गया फाइनल आंसर आ गया किसी बच्चे के पास इस साल का पेपर है क्वेश्चन पेपर तो बच्चा स्कूल में डाउनलोड करना जो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहा है डाउनलोड करना सर हो गया सर 0.0039 is the right answer. आज आपका R है 0.0039 is the right answer. गाइस आप लोग नहीं कर पाए बाकी बच्चे बात मुश्किल नहीं हो पा रहा देखो वैल्यूज हो सकते हैं कैलकुलेट ना हो पा रही है न्यूमेरिकल वैल्यू से लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि समझना है ये चीज है ना दिखाना क्या था फिर तो मैं इस साल का क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों बोर्ड पे देखो भाई सही बच्चे बोर्ड पे देखो जिनसे नहीं हुआ भाई और जिनका हुआ वो भी देखो कहीं आप गलत ना कर रहे हो कहता है एक सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस 2.1 ओम है मतलब पहले उसका रेजिस्टेंस बोलो कितना है 2.1 ओम अच्छा कितना टेंपरेचर है बोलो 27.5 डिग्री सेल्सियस ठीक है अब मुझे बात उसने कहते हैं कि रेजिस्टेंस 2.7 हो जाएगा सोपिंग ऑब्वियस सी बात है यार आपने अगर टेंपरेचर बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा सर क्लियर है कहता है रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया है बोलो 2.7 ओम हो गया है कितने करने पर बोलो कितना टेंपरेचर करने पे बोलो 100 डिग्री सेल्सियस करने पे कह रहा है मतलब कितना टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होगा तो आप लोग एक फार्मूला जानते हो कि R2 बराबर कितना होगा सब बच्चे जितना पहले था वो प्लस में इस पे कितने का इंक्रीमेंट आया होगा इस पे कितने का इंक्रीमेंट आएगा अल्फा तब आता जब 1 बढ़ा था अल्फा तब आता जब 1 बढ़ा था लेकिन मैंने बढ़ाया डेल्टा टी जो भी बढ़ाया मैंने डेल्टा टी 2 या 3 जो भी बढ़ाया तो वो चेंज आएगा बोलो फार्मूला सही है कि नहीं अरे नहीं यार समझ में अब मुझे बताओ क्या क्या गिवन है क्या क्या गिवन है मुझे R2 गिवन है R1 गिवन है R1 गिवन है डेल्टा गिवन है सब कुछ तो गिवन है सर है ना तो बोलो क्या आएगा इसको मैं लिख सकता हूं R2 R1 जैसे मर्जी कर लो यार आपकी चॉइस है आपको जैसे सही लगे मैं क्या करता हूं R2 को रखता हूं 2.7 ये है 2.1 प्लस 2.1 ये R1 कॉमन ले लूं ऐसे ही करा तुम लोगों ने सबने R1 कॉमन ले लिया और बचा हुआ 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी सब बचे था कितना आएगा 2.7 ये 2.1 नीचे ले आऊं कुछ पता नहीं पड़ रहा 60% आ रही है नीचे यहां पर कितना आएगा 1 प्लस में अल्फा और कितने का चेंज हुआ चेंज होता है हमेशा T2 T1 सो T2 T1 और T2 T1 कितना आएगा बोलो Is this fine? अब बोलो कितना आएगा जब काटो ले तो इसको 27/21 है और 27/21 डेसिमल में कितना आ रहा है 1.29 चलो इसको पहले ही कर देते 27/21 माइनस 1 और ये आ जाएगा 72.5 अल्फा और ये आ जाएगा 0.29
हाँ भाई ये 6 बाई में 21 हो गया ना, ठीक है, और 6 बाई में 21 हो गया। अरे यार ये कट भी रहा था वैसे, चलो कोई नहीं, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 0.003 6 बाई 6 बाई 21 6 बाई में 21 हो जाएगा 0.285 बराबर में 72.5 अल्फा। सो व्हाट इज अल्फा? 0.285 अपॉन में 72.5। बच्चों बहुत मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, कहीं आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसे नहीं है। 0.0039 यस 0.0039 और वो लोग क्या लगाओगे पर डिग्री सेल्सियस, क्या लगाओगे? समझ नहीं आ रहा कि 1 डिग्री सेल्सियस उठाने में कितना बढ़ना होगा सर, क्लियर है कि नहीं? अरे नहीं आया समझ में, एक बार इसको करो जल्दी से, इसको करो जल्दी करना है, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है। हो गया चलिए जल्दी करिए, मैं बोर्ड वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों को। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आ रही है? अरे यार कैलकुलेट ही हो सकता है, बस मेरे को पता मुश्किल है क्या? इट मे बी कैलकुलेटिव बट इट इज नॉट डिफिकल्ट गाइस। बोलो क्या करना है सब बच्चे? कहते हैं भाई क्लास में प्लीज रूम टेम्परेचर पर कहता है किसी हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस 100 ओम है, मतलब कि जब तापमान रूम टेम्परेचर के बराबर है यानी 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस विल बी 100 ओम। कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर क्लास प्लीज What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? मतलब मान लो कि अगर 117 ओम का रेजिस्टेंस हो गया तो कितना टेम्परेचर कर दिया होगा? सवाल समझ में आ गया? अरे नहीं आया समझ। और बोलो कितना आएगा? Given that the temperature coefficient of the material is this, so अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, कैसे तुम लोग इसको सॉल्व करोगे? तुम लोग बोलोगे R2 बराबर में क्या? R1 अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे डेल्टा टी को सच में लिखना हो तो मैं क्या लिखूं? T2 माइनस, तो किसी भी बच्चे को क्लास भाई इधर देख लो, आप लोग लिखना बंद करेंगे तो आप लोग गलत करेंगे। ये 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, और मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूं कि तुम लोग इसको क्या लिख सकते हो कि 1 प्लस में अल्फा और डेल्टा टी को बोलो क्या लिखोगे? T2 माइनस T1। कोई दिक्कत है बताओ? अब तुम बच्चे देखो तुम्हें कौन-कौन से पैरामीटर्स नोन है, नोन कौन से? R2 R1 अल्फा T1 T2 ही तो मिसिंग है। सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यार, है ना? फिजिक्स नहीं है यहाँ पर। अब तक फिजिक्स को हिंट की थी बस, इसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा मुझे पता है, अरे वो ही नहीं बन पाएगा। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। आप लोगों को लग रहा है ऐसा कि बहुत डिफिकल्ट आता है, बच्चों को पिछली बार भी ऐसे सिखाया गया था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। दिखा दूंगा तुम्हें क्या था। R2 बोलो कितना है? R2 बोलो कितना है? 117 है। यहाँ बोलो कितना आएगा? 100 आएगा, है ना? ये 1 प्लस में होएगा, अल्फा का वैल्यू कितना बोलो? 1.70 into 10 की पावर -4। डोंट वरी। और T2 माइनस में T1, T1 बोलो कितना है? कोई दिक्कत है? अरे कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब बताओ कितना आएगा? 100 117 माइनस 100 कर दो, सो दिस विल बी 1.17 बराबर में 1 प्लस में फलाना फलाना जो भी है। अरे देखो तो सही, कोई मुश्किल कैलकुलेशन ढूंढना है। क्लियर? अब देखो कैसे निकाल दो ये। अभी कर देते हैं रिसीव नहीं, वो उसको डोंट सेव कर लेंगे, ये हमारे साथ नहीं हमारा नुकसान है। सुनो, अब 1 उधर जाएगा तो 1.17 में से 1 घट जाएगा, बोलो कितना देगा? 0.17। और देखो यार कितना इन्होंने सही कैलकुलेशन दिया। मैंने तुम्हें लगता है कि मुश्किल दे रहे हैं। ये देखो 1.70 into 10 की पावर कितना? -4 T2 माइनस में 27। क्लियर है भाई? क्लास बोर्ड पे सब बच्चे बोर्ड पे बोलो देखो क्या बनने वाला है। अब वो नीचे जाएगा, सो 0.17 डिवाइड बाय में 1.70 into 10 की पावर -4, और ये आ गया T2 माइनस में 27। कोई दिक्कत? देखो 17 ऊपर 17 नीचे, तो समझ में आ गया भैया, बढ़िया कैलकुलेशन मिला हुआ है ना? सो बोलो क्या करोगे? सचिन ये 2 पॉइंट इसके बाद है, 2 पॉइंट इसके बाद है, काट दो पूरा, है ना? 17 से 170 गया 10 पे, और नीचे आया 10 into 10 की पावर -4, 10 की पावर -3। अरे नहीं आ रहा, 10 की पावर -3 ऊपर आगे बोलो 10 की पावर +3, 1000 खत्म भाई।
T2 माइनस 27, बोलो T2 कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हमने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, 27 से 1027 कर दिया। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन यही होगा शायद, आंसर यही है, नीचे देखिए, ठीक है भाई। अरे क्लास नहीं आया समझ में? अब देखिए इस साल बोर्ड ने क्या क्वेश्चन पूछा, सीबीएसई बोर्ड ने बिल्कुल अभी जो बच्चों ने कुछ दिन पहले पेपर दिया, एक महीना पहले, तो उसमें क्या पूछा गया सुनो जरा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन, पहला सवाल पूछा गया कि दिखाना भाई, कैलकुलेट या बोलोगे आपको डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस को, मतलब अल्फा को डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करना बोलो अल्फा को, क्या रहेगा डिफाइन, ए क्लास पहला पार्ट था डिफाइन टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मैटर। एक मैटर का टेंपरेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, इट इज द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वन ओम रेजिस्टेंस व्हेन इट्स टेंपरेचर इज चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी एक ओम की रेजिस्टेंस वैल्यू में जब 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो जो इंक्रीमेंट आता है वो क्या होता है, बोलो अल्फा। वो क्या होता है, बोलो अल्फा। अरे नहीं है पसंद। फिर क्या पूछा गया, फिर एक पार्ट में पूछा गया, क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए क्या था, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपको देखना है। क्वेश्चन पूछा गया ये, the resistance of a wire is 10 ohm at 27 degree Celsius। कहता है find the resistance at -73 डिग्री सेल्सियस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम कर दिया टेम्परेचर, 10 से नीचे ले आए हैं, ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है, T2 -73 ले लेंगे। अगला कितना है, और क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर is 1.70 into 10 to the power -4 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आया है दिल्ली 2024 में, मतलब बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। और आप लोग जो क्लास में करते हैं क्वेश्चन उस तरह के रिलेटेबल होते हैं, आप और पहले क्वेश्चन करा कहता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम 27 डिग्री सेल्सियस। सबने क्या करा होगा, सबने क्या करा होगा, 27 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस कितना बोल दिया होगा, 10 ओम। फिर कहता है कितना रेजिस्टेंस होगा, -7 डिग्री पे, मतलब T2 बोलो कितना है, -73। बस कुछ बच्चों के हो जुड़ गए होंगे, ये देखिए कि नेगेटिव कैसा आ गया, लेकिन आपको समझना है 10 से पहले 27 था, अब मतलब माइनस में चला गया, मतलब टेंपरेचर कम कर दिया तो नया रेजिस्टेंस कम आ जाएगा, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेंपरेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन फार्मूला आपको सेम लग रहा है। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर फार्मूले में मुझे अभी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, अब सब बच्चे बोर्ड पे देखना भाई, कुछ बच्चे मुझे कहेंगे कि सर फार्मूले में ना मुझे दिक्कत समझ में आ रही है, क्या, हां भाई क्लास बोर्ड पे सुनो, कहेंगे सर आपने ना हर बार ना इसमें क्या करा है, इधर आपने तो R1 में कुछ जोड़ा ही है, वो तो आपको तो जुड़ना ही चाहिए, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं बच्चों, आप एक बात भूल रहे हैं कि जो डेल्टा T है ना वो T2 माइनस T1, T2 माइनस सोचो सोचो अगर T2 बड़ा हुआ, T2 क्या हुआ, बाद वाला टेम्परेचर बढ़ा है तो T2 बड़ा है T1 से तो ये पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा बोलो, और ये पॉजिटिव रहेगा और कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बढ़ा होगा बाद वाला तो जुड़ना ही चाहिए, लेकिन सोचो बाद वाला टेम्परेचर कम है, इंपॉर्टेंट है भाई, बाद वाला टेम्परेचर बोलो क्या है, कम है, कम कर दिया तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए ना, R1 से कम आना चाहिए ना, तो आप मुझे बताना अगर बाद वाला कम होगा और पहले वाला ज्यादा होगा तो T2 माइनस T1 नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो R1 में से अपने आप कुछ घट जाएगा नहीं घट जाएगा, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी, मेरा फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है, मुझे बस इस पे काम करना है, नहीं है ये बात समझ में। सो सब बच्चों ने यही करा होगा कि अब मुझे नया रेजिस्टेंस बताना है कितना आएगा, और मुझे अल्फा उन्होंने दे दिया कितना भाई। अब देखते हैं सीबीएसई ने जो क्वेश्चन दिया होगा वो क्या इतना कैलकुलेटिव होगा कि हमें उसमें 10 मिनट लग जाए, करके देखते हैं। सीबीएसई ऐसे जनरली नहीं करती है, तो R1 हमने तो सॉल्व नहीं करा अभी तक, बच्चों ने कर लिया होगा जो पेपर में आया था। सो डेल्टा T है ना, सो बोलो क्या करेंगे, R1 कितना, सर R2 तो निकालना है, अरे यार नकली है ना, सो 10 अल्फा बोलो कितना 1.7, मुझे R1 कॉमन ले लो यार, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, चलो बोलो भाई फटाफट से 10 1 प्लस में अल्फा कितने का चेंज है भाई, चेंज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कितना इजी है माइनस, है ना, और सबने डेल्टा T अगर गलत कैलकुलेट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। T2 माइनस T1 जो T2 है -73 माइनस T1 दैट इज -27, अगर आपने माइनस नहीं लिया तो भाई गलत हो जाएगा, ध्यान रखना आंसर बोलो है कि नहीं, इससे नहीं आया बच्चा समझे, तो T2 माइनस T1 आया बच्चों -4। अब यहाँ मिस्टेक हुई होगी बच्चों से, जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, सो बोलो कितना आएगा भाई, बस भाई अब बताओ ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस होने की वजह से 10 की पावर -4 10 की पावर 2, सो ये बेसिकली 1.70 into 10 की पावर,
ठीक है, कितना हो जाएगा पता है आप लोगों को? 1 माइनस में और 0.017, सही है? Yes, sir. नहीं आ रहा समझ? कितना आएगा? 0.98. ये वाला पॉइंट 998. पक्का? Yes, sir. और 10 से बड़ा कर दो, कम हो गया ज्यादा हो गया? कम हो गया. टेम्परेचर कम होने पे कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए था? बच्चे कहते हैं सर टेम्परेचर 100 कम हुआ, सिर्फ इतना से कम हुआ। आप बच्चे एक बात सोचो ना, उसका अल्फा कितना है यार, उसके हर डिग्री सेल्सियस चेंज भी देखो कितना आता है, कितना कम चेंज आता है? 0.00, समझ रहे बात को? और 3 बार लगा दो 0.00170। अरे 10 की पावर -4 यार, बहुत कम चेंज आता है। आप ये मत समझिए कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा बहुत चेंज आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आता है। इसलिए सबकी वैल्यू देखो 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 में। अरे नहीं यार, अब आप मुझे बताइए जो बोर्ड लेवल पे भी क्वेश्चन है टॉपिक से, वो इजीली बनने लायक था कि नहीं? और ये इजीली बच्चों ने बनाया भी होगा। यहाँ 3 नंबर उठाएंगे, 2 नंबर इसके और 1 नंबर डेफिनेशन का, और वो सब करा हुआ होता है ध्यान रखना। सो बस भाई अभी 2 मिनट का एक रिकैप दे रहा हूँ मैं आप लोगों को आज की क्लास का। देखिए जो बच्चे लास्ट क्लास से प्रॉपर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको सारे टॉपिक पता होने चाहिए जितने भी मैंने तुम्हें कराए हैं। मेन तौर पर तुम्हें क्या पता होना चाहिए? मेन तौर पर तुम्हें सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये आता है। दूसरी चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो होना चाहिए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, जो आज करा। और तीसरा तुम्हें पता होना चाहिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंसी शो करता है। शोर मत करिए भाई, शोर करोगे छुट्टी नहीं करूंगा। सुनो 3 चीजें हैं भाई, आप लोग फटाफट से बताइए क्या तुम्हें शुरू से यहाँ से बेसिकली जो चीजें मैंने तुम्हें कराई है ध्यान से देखते चलो। एक कंडक्टर इंसुलेटर के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसके बाद नहीं होते। फिर बताया गया कि नॉर्मल वायर करंट को लगाती रैंडम मूवमेंट करते हैं, लेकिन ऐसी वायर करंट को लगाई थी हमें क्लियर है सर, है ना? वो पहला पॉइंट बड़ा क्लियर होना चाहिए, पोटेंशियल लगाने पे करंट फ्लो बन जाता है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आपको ये समझ में आई हम रेजिस्टेंस भी पढ़ रहे थे, इन्हीं लॉजिक्स पे पढ़ रहे हैं, है ना? तो आपको सब कुछ रिलेटेबल है भैया, शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए आपके दिमाग में। उसके बाद आज का टॉपिक करेंगे रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड द, ये बहुत सिंपल था यार, आई इक्वल्स टू में NE VD, इसमें कुछ नहीं था। करंट आपने बोला जितना चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो भैया 1 यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज कैरियर से, तो AL वॉल्यूम में कितने होंगे NaL, और 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है E, तो टोटल होगा NaLe। तो इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज होगा NaLe डिवाइड बाय T, लेंथ डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आई इक्वल्स टू में NE VD। मेरे को लगता है बहुत मुश्किल ड्राइव है, सिंपल है कि नहीं भाई? तो ड्राइव सिंपल था। उसके बाद मैं लेके आ गया आप लोगों को टेम्परेचर की डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस पे क्या होती है। बड़ा क्लियर है सर, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे इतना पता होना चाहिए क्यों बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो है ना, ये जो आयंस है बेसिकली क्या करना शुरू करेंगे बोलो, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होगा। फिर हम बोलते कितना बढ़ेगा, तो कहते हैं हर मटेरियल में अलग अलग बढ़ता है और हर मटेरियल का एक अल्फा होता है। क्या होता है बोलो? अल्फा, जो कि हमें बताते हैं कि वो मटेरियल 1 ओम का हो, कितने ओम का बोलो? 1 ओम का, और तब उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगा तो जो इंक्रीमेंट आता है वो अल्फा होता है। लेकिन अगर 1 ओम का ना हो किसी और ओम का है तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट उसके हिसाब से आएगा ना, उसके हिसाब से आएगा। तो मैंने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया कि अगर T1 टेंपरेचर पे किसी चीज का रेजिस्टेंस R1 है तो नए T2 टेंपरेचर पे कितना होगा। तो मैंने कहा भैया जितना भी होगा वो R1 से तो कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, मान लो प्लस कर देते हैं, आपको पता माइनस भी आ सकता है बाद में अपने आप कैलकुलेशन से। सो R2 बराबर कितना बोलो, जितना R1 है वो जमा में कितना अल्फा, तो मुझे वैसे करना चाहिए जब 1 ओम का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कितने ओम का रेजिस्टेंस बोलो? R1 का, तो कितने कितने का इंक्रीमेंट होगा? R1 अल्फा। लेकिन R1 अल्फा तब होता है जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है, लेकिन कितना बढ़ाना बोलो? डेल्टा टी। तो कितना आएगा बोलो? R1 अल्फा डेल्टा टी। इस समझ में आता है? ठीक है, नहीं आता ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद करिए, R2 बराबर R1 प्लस में R1 अल्फा डेल्टा टी। दिस इज फाइन, R1 कॉमन लेके ऐसा लिख सकते हैं। और भैया क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए, सीबीएसई बोर्ड का भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन से पूछे गए, आपने एक बार क्वेश्चन कर लिया था, ये भी समझ में आपको आ गया होगा, और ये सीबीएसई बोर्ड में आया क्वेश्चन भी इजीली रिलेटेबल था। 2 टॉपिक मैंने आज आप लोगों को करवाए हैं, वो समझ में आते कि नहीं आते, और कुल मिला के 4 टॉपिक करवाए हैं आप लोगों को। कुल मिला के 4 टॉपिक करवाए हैं, जिसमें पहला टॉपिक ये था, हर्षित पिटाई दे तुम लोगों की। पहले टॉपिक में मैंने तुम्हें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एंड करंट का मामला समझाया था। ये तुम्हें अच्छे से आना जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर का फाउंडेशन है, इसके आधार पे पूरा चैप्टर चलने वाला था। और जब ये समझ में आता है तो ड्रिफ्ट समझ में आता है, और ड्रिफ्ट समझ में आते तो इनके बीच का रिलेशन समझ में आता है, एंड लास्ट को भैया टेंपरेचर और रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी समझ में आ ही जाता है कि टेंपरेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब आपका काम क्या है ना, नेक्स्ट क्लास से पहले ना आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है कि आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ के आएंगे एंड तक का, ठीक है? इसके बाद हम नया टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तभी मजा आएगा, आपको पिछला पूरा चीज आता हो। समझ में आ गया आज की क्लास का सब कुछ? श्योर?
ठीक है। सो पीडीएफ वगैरह ग्रुप में आ जाएगी आप लोगों के। अच्छा, जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है, कोई अगर न्यू स्टूडेंट ऐसे जो ग्रुप में ऐड नहीं है, तो वो पहले तुम अभी रुक जाना क्लास के बाद, वो ऐड होके जाना भाई। बाकी सब ऐड है, अभी कोई भी उठना मत, क्योंकि फोन बहुत क्रिटिकल पोजीशन पे है। बस अब जाओ।